लेकिन 1979 में एक फिल्म आती है मौला जट। मौला जट में दारो नतनी का किरदार जो है वो इनकी किस्मत बदल देता है। दारो नतनी का किरदार एक जिद्दी खातून का किरदार उन्होंने किया, और जो खुद ही अपने भाई को मार देती है। अदीब जो है उसमें अदीब नाक पे निशान लेकर आ जाता है, और सबने सीन देखा हुआ है, वो खुद ही अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बात करने ही लगा था, आपने खुद ही वो कर दी कि जिस अदाकारा ने सबसे ज़्यादा मादरी ज़ुबानों में काम किया वो चकोरी बेगम ही थी। जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो खावर सुल्ताना अलमारूफ चकोरी बेगम हैं। आज चकोरी बेगम की बरसी मनाई जा रही है और चकोरी बेगम की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, हफ्तावार अलहमरात भी बैठक में पिलाक में इजलास भी करवाते रहते हैं। उसके अलावा हर साल बज़्म अंजुम रुमानी इनकी तंजीम है, उसके तहत उन शख्सियात में अवार्ड तकसीम करते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए कोई कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं चकोरी बेगम की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, आज चकोरी बेगम की बरसी है। मेरे नाज़रीन को आप चकोरी बेगम के बारे में क्या बताएँगे? शकूरी बेगम जो है वो 1947 को पैदा हुई थी, और इन्होंने फिल्मों में आने से पहले बाकायदा रक्स की तरबियत हासिल की। वो खूबसूरत भी थी, और इनका आगाज़ जो है वो सिंधी फिल्मों से हुआ था। तो सिंधी 1971 में जो है वो इनकी पहली फिल्म वो सिंधी में थी। फिर वो उस वक़्त के जो है वो हीरो थे सिंधी फ़िल्मों के, मुश्ताक चंगेज़ी। तो मुश्ताक चंगेज़ी के साथ इनका माशका शुरू हुआ। तो फिर 1972 में जो है वो शादी हो गई, और वो सिंधी फ़िल्मों में फिर इनका जो है वो सिलसिला जारी रहा। वो सिंधी फ़िल्में चूँकि जो है वो चंद सिनेमों में लगा करती थीं, और इनकी ये ख़्वाहिश थी कि जो है ये लाहौर आ जाएँ, और लाहौर आकर जो है वो क्या है वो ये जो लाहौर चूँकि मरकज़ था, 2 ही मरकज़ थे, कराची कराची और लाहौर। कराची में उर्दू और सिंधी फ़िल्में बनती थीं, और लाहौर में जो है वो उर्दू फ़िल्में भी बनती थीं, पंजाबी भी बनती थीं, पश्तो फ़िल्में भी लाहौर में बनती थीं। तो वो फिर किस्मत आज़माने के लिए यहाँ आ जाती हैं अपने ख़ामंद के साथ, मुश्ताक चंगेज़ी के साथ ही यहाँ आ जाती हैं। और यहाँ आकर कोई उनको खातर-ख़्वाह कामयाबी नहीं मिलती। जावेद फ़ाज़िल ने अपनी एक फ़िल्म गूंज में इनको लिया, वो कोई इतना मुतासिर कुन किरदार नहीं था। बहरहाल वो फ़िल्म का हिस्सा था। वो गूंज में ये हुआ कि ये फिर हमारी लाहौर फ़िल्म इंडस्ट्री का बाकायदा हिस्सा बन गई। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि ये पंजाबी फ़िल्में भी इन्हें मिलें, उसके लिए ये खासी स्ट्रगल करती रहीं। फिर ये को सुल्तान रही के करीब हो गई, और वो मुश्ताक चंगेज़ी को अच्छा नहीं लगा कि सुल्तान रही के ये बहुत करीब हो गई हैं। सुल्तान रही ने कुछ फ़िल्मों में इनको कास्ट भी करवाया, फ़िल्म साज़ों को कहकर, हदायतकारों को कहकर। फिर वो कोई इख्तिलाफ़ात हो गए, और वो मुश्ताक चंगेज़ी वापस चले गए तलाक देकर। तो इस तरह इनकी ये जो इज़दवाजी ज़िंदगी थी, पहली इज़दवाजी ज़िंदगी, उसका ख़ात्मा हुआ। तो सुल्तान रही इकबाल हसन इनके साथ ये आती रहीं, लेकिन ये को खातर-ख़्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकीं। लेकिन 1979 में एक फ़िल्म आती है मौला जट। मौला जट में दारो नतनी का किरदार जो है वो इनकी किस्मत बदल देता है। दारो नतनी का किरदार एक ज़िद्दी खातून का किरदार उन्होंने किया, और जो खुद ही अपने भाई को मार देती हैं। अदीब जो है उसमें अदीब नाक पे निशान लेकर आ जाता है, और वो सबने सीन देखा हुआ है, वो खुद ही अपने भाई को जो है वो क्या है मार देती हैं। 2 भाई होते हैं इनके, एक मुस्वा कुरैशी नूरी नत, और एक जो है माखा नत, ये अदीब। तो वो किरदार इनका बड़ा उठान वाला था, और फिर जो है वो उसमें एक किरदार जो है कैफ़ी भी निभा रहे थे, और उसमें वो कैफ़ी के साथ इनका पेयर बन जाता है। कैफ़ी इनको पसंद करते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। वो नशे दिए बोतले, वो बड़ा मशहूर गाना है। वो गाना इनके ऊपर जो है वो पिक्चराइज़ हुआ।
तो उस फिल्म के दौरान जो है वो कैफ़ी और चकोरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर कैफ़ी और चकोरी की शादी भी हो जाती है। और आप जानते हैं कि वो हमारे आजकल बड़े मारूफ हैं, असद कैफ़ी, हाँ जी, वो उन्हीं के बेटे हैं। बेटे हैं, हाँ जी। तो दो बेटे इनके हुए, तो वो फिर जो है वो महदूद हो जाती हैं जो कैफ़ी की प्रोडक्शन की फिल्में होती हैं उस तक। जैसे शाह बैराम है फिल्म, ठीक है, और बेशुमार फिल्में हैं, ठीक है, मिलेगा जुल्म का बदला है, ताकत है, इस तरह बेशुमार फिल्में हैं कि वो फिर सिर्फ उन फिल्मों में काम करती हैं जिन फिल्मों की प्रोडक्शन जो है वो कैफ़ी साहब के हाथ में होती है। तो वो फिर वो भी चूँकि वो कैफ़ी की पाबंदियाँ थी कि किसी और फिल्म साज या किसी और डायरेक्टर के साथ आपने काम नहीं करना, तो फिर जो है वो कोई उस वक़्त अंजुमन का तूती बोलता था, मुमताज़ का तूती बोलता था। अब अंजुमन मुमताज़ के होते हुए जो है वो फिर हिदायतकार जो है वो सोच भी नहीं सकता था कि भई चकोरी को लिया जाए। वो सेकंड पेयर के तौर पर दुर्दाना रहमान अपना जो है एक मकाम बना चुकी थी। तो फिर जो है ना वो चकोरी का समझ लें कि एक किस्म का फ़िल्मी कैरियर ख़त्म हो जाता है, और वो कैफ़ी के साथ उनके इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, और कैफ़ी वो भी शादी जो है वो तलाक पर ख़त्म हो जाती है। तो दोनों बेटे फिर चकोरी के इनके पास आ जाते हैं, और फिर ये अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में मसरूफ़ हो जाती हैं। फिर स्टेज की तरफ आ जाती हैं, और स्टेज में जो है वो तमासील में होने वाला ड्रामा कौन भूल सकता है जो सालों साल चला, जन्म जन्म की मैली चादर। वो बहुत से राइटर्स, आगा हसन इम्तिसाल, परवेज़ करीम, अमजद इस्लाम अमजद, उन्होंने मिलकर अफ़ज़ाल अहमद साहब के लिए वो लिखा। और वो तमासील की जो तारीख़ है उसका जो है सबसे तवील ड्रामा है और सबसे कामयाब ड्रामा है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी। वैसे तो 15 दिन की पाबंदी होती है, 15 दिन से ज़्यादा जो है वो ड्रामा नहीं चलता, आर्ट काउंसिल की तरफ से पाबंदी होती है, लेकिन जो वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी तो उसमें जो है वो अफजाल साहब उसको चलाते रहे, और वो बड़ा मकबूल ड्रामा हुआ। तो वो फिर जो है ना इनको समझ लें कि ये फिर छा गई स्टेज ड्रामों पर। तो ये फिर उन्होंने स्टेज ड्रामे किए, बहुत पैसा इन्होंने कमाया। उस पैसे से इन्होंने अपने बच्चों की कफ़ालत की। फिर उसके बाद जो है वो कुछ बीमार रहना शुरू हो गई, फिर स्टेज जो है वो उसके भी तकाज़े बदल गए, नरगिस आ गई उसमें, ठीक है? वो फिर एक नेचर ही बदल गई स्टेज की। तो फिर इनको पश्तो फ़िल्मों की तरफ चली गई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने सिंधी भी की, इन्होंने उर्दू भी की, इन्होंने पंजाबी भी की, इन्होंने पश्तो फ़िल्में भी की। तो ये सारा ये जो यानी जो मादरी ज़ुबान में। मादरी ज़ुबानों में इन्होंने काम किया, और हर किस्म की फ़िल्म में इन्होंने अपने आप को मनवाया, यानी। लेकिन जो इनको लेबल लग गया था वो दारुन नतनी का था। वो इतना जानदार किरदार था कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि बस फिर बीमार हो गई, और 1 नवंबर 2010 को जाने फानी से रुखसत हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बात करने ही लगा था, आपने खुद ही वो कर दी कि जिस अदाकारा ने सबसे ज़्यादा मादरी ज़ुबानों में काम किया वो चकोरी बेगम ही थी। जी जी। तो आपको डॉक्टर साहब इनकी पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है? दारुन नतनी का तो ज़ाहिर-सी बात है आपने वो ज़िक्र करना है, उसके अलावा? शाह बहराम में इनका अच्छा किरदार था। शाह बहराम एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, उसमें मोहम्मद अली टाइटल कर रहे थे। अब ये बड़े मजबूत लोग थे, कैफी इनायत हुसैन भट्टी प्रोडक्शन जो है वो बड़ी हाँ, मजबूत, भट्टी साहब। बड़ी मजबूत प्रोडक्शन थी। तो अब मोहम्मद अली जैसा आर्टिस्ट वो तो जो है वो फिल्में छोड़ देते थे। मोहम्मद अली ने जितनी की हैं फिल्में उससे डबल फिल्में उन्होंने छोड़ी हैं, यानी वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे। तो वो शाह बहराम एक पंजाबी फिल्म थी। तो शाह बहराम में अब जो है वो शाह बहराम में मोहम्मद अली को लाना यही बहुत बड़ा काम था कैफी साहब का। उसमें सुल्तान राय भी थे, उसमें कैफी खुद थे, उसमें मुशफ़ कुरैशी भी थे, तो उसमें चकोरी भी थी। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो है वो कामयाब नहीं हो सकी इसके बावजूद। और वो हालांकि दौर उस तरह का था उस वक़्त, मौला जट, शेर खान, जानवर आम, दारा बलोच,
रुस्तम थे खान, ये वो दौर था। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म जो है वो इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसमें इनका बड़ा अच्छा किरदार था। फिर जन्म जन्म की मैली चादर जो है वो नायिका का किरदार जो है वो इन्होंने निभाया, और जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने वो किरदार निभाया वो हमारे स्टेज की तारीख का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका शुक्रिया, और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आर्टिस्ट होता है, उसको डायरेक्टर जो असाइनमेंट देता है उसको वो करनी पड़ती है। कुछ इन्होंने मुतनाज़ा काम भी हैं इनके, लेकिन वो मजबूरियाँ होती हैं, आर्टिस्टों की मजबूरियाँ होती हैं। वो डायरेक्टर ने जो है वो डायरेक्टर ब्लैकमेल भी करते हैं, डायरेक्टर जो है वो दूसरी तरफ से भी प्रेशर डालते हैं। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं भी बल्कि अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आज इनकी बरसी है, तो बरसी पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करें। इनकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो सब्ज़ाज़ार कब्रिस्तान में, शाह फ़रीद कब्रिस्तान में वाक़या है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी अबरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।